हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूं आपके बाकी के 15 क्वेश्चंस की। इससे पहले पार्ट में मैं आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2019 को, उसके 15 क्वेश्चंस करा चुकी हूं, जो कि आपके 31 से लेके 45 तक थे। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आपको और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन की। इस वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप स्किप कर देखेंगे तो आपको जो पूरे पॉइंट्स है, पूरी जो बात है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आने वाले जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आपके सीटेट या फिर और भी अदर सब्जेक्ट्स के जो आपके क्वेश्चन है, मैं उनको अच्छे से कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 46 क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन है, आयशा के पास केवल ₹5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या है। यानी कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि आयशा कोई लड़की है, उसके पास में क्या है, 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं। और कितने सिक्के हैं, यानी कि अगर 5 के सिक्के और 10 के सिक्कों को हम मिलाएं तो उनकी संख्या है 25। और अगर धन की बात करें, यानी कि 5 के सिक्के और 10 के सिक्कों को मिलाने के बाद जो टोटल धन है उसके पास में वो है आपका 160। और हमें निकालने के लिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें निकालने के लिए हमें बोला हुआ है कि उसके पास में ₹5 और ₹10 के जो सिक्के हैं उनकी कितनी संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट मूव करती हूँ आपके ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन से ही हम इसका जो आंसर है वो निकालेंगे। तो आप इसमें देखिए, यानी कि जो अगर जो सिक्कों की संख्या दे रखी है वो आपकी होनी चाहिए 25, और जो उनसे धन निकल कर आएगा वो आपका होना चाहिए कितना, 160। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं फर्स्ट ऑप्शन की, यानी कि 15 का मतलब हो गया कि उसके पास में 15 5 के सिक्के हैं और 10 उसके पास में किसके सिक्के हैं, 10 के। तो इनका हम अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी कितने उसके पास में धन है। तो अमाउंट निकालने के लिए मुझे 15 में करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई। अगर मैं 15 में 5 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका आ जाएगा कितना, 15 पंजे 75। और आपके जो 10 के सिक्के हैं, जो 10 के सिक्के हैं उसके पास में कितने हैं, 10। अगर मैं अमाउंट निकालूंगी तो 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो आपका इसका जो धन है टोटल कितना आएगा इसके लिए, 175। लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो आयशा लड़की है उसके पास में धन कितना है, 160। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका आंसर हो नहीं सकता। बात कर लेती हूँ सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन है आपका 20 और 5, यानी 20 उसके पास में है 5 के सिक्के और 5 है उसके पास में 10 के सिक्के। ठीक है, तो अगर मैं अमाउंट निकालूं इनका तो 20 अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 20 में करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई। तो 25 होगा आपके 100। और अगर मुझे इसका अमाउंट निकालना है तो यानी कि 5 के सिक्के हैं कितने, 10 रुपए के, तो ये आपके 50। तो 100 और 50 कितने होगा आपके, 150। लेकिन उसके पास में जो अमाउंट है वो आपको बताई हुई कितनी है, 160। तो ये ऑप्शन भी जो आपका है एलिमिनेट होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 18 और 7। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों का जो टोटल है वो आपका 25 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आप 18 और 7 को ऐड करेंगे तो आपका 25 है। यानी कि इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि उसके पास में जो सिक्के हैं, यानी कि जो कॉइन्स के नंबर है वो आपके कितने हैं, 25 है। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड देखना है, धन निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है कि अमाउंट उसके पास में कितना होना चाहिए, 160। तो आप क्या कीजिए, 18 का मतलब ये हो गया कि उसके पास में जो 5 के सिक्के हैं वो है 18। तो मुझे अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करने का। अगर मैं 18 5 करूँ तो आप जानते हैं कि जो 18 5 होता है आपका कितना, 90। उसके बाद में आपका जो 7 है, 7 का मतलब हुआ कि उसके पास में जो 10 के सिक्के हैं वो कितने हैं, उसके नंबर्स वो हैं आपके पास में 7। तो इसका अमाउंट निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कितना है आपका, 70। जब मैं इनको ऐड करूंगी तो आपके पास में जो कुल अमाउंट है वो निकल के आ गई 160। तो यानी कि जो सेकेंड वाली कंडीशन थी वो भी इसमें फुलफिल हो गई। उसके बाद में टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 25। और मैं बात करूँ कि टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट होगा इसके पास में 160, और 160 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 47 क्वेश्चन। तो आपका जो 47 क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक दूसरा वो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ सेकंड ऑप्शन की। तो आपका सेकंड ऑप्शन है कि एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि जो 1 डिजिट वाले हैं वो आपके 4 प्राइम नंबर से कौन कौन से हैं, 2 3 5 और 7। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। तो थर्ड ऑप्शन है आपका, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। क्या ये बात सही है? आपको पता है कि जो 2 है वो हमारी क्या है, सम संख्या है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो ये वाला जो
ऑप्शन है ये आपका खुद में खुद गलत हो जाता है। इन्होंने बोला है कि जो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, जैसे कि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, इसी तरीके से जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनका भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि जितने नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से जो आपके प्राइम नंबर्स है वो भी आपके आते जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन है, वह संख्या जो 1 से 10 यानी दोनों सम्मिलित, दो सम्मिलित का मतलब है कि आपको 1 से भी देखना है और 10 से भी देखना है, तक सभी संख्या से विभाज्य होगी निम्न है। यानी कि आपको 1 से लेकर 10 तक ऐसा नंबर निकालना है जो कि सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, वो सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन पे हिट करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फर्स्ट ऑप्शन की। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका 604। आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। आपको पता है कि जो 2 की डिविजिबिलिटी है वो क्या होती है कि लास्ट में यानी कि जो यूनिट डिजिट है उस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या है 4 है, तो यानी कि जो 604 है वो आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सारे जो डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है और फिर चेक करना होता है कि क्या वो उसकी टेबल में आता है। तो जैसे कि अगर आप 6, 0 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10। तो जो 10 है वो आपकी 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें वैसी संख्या निकालनी है जो सारे नंबर से डिविजिबल हो, तो इसीलिए ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाता है गलत। उसके बाद में ये जो आपका थोड़ा बड़ा नंबर है, अभी इसको हम नहीं देखते, इसको अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, मूव कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड ऑप्शन है वो 10। आपको पता है जो नंबर 10 है वो आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि वो इवन नंबर है लास्ट में, है ना। उसके बाद में आपका ये 5 से हो जाएगा क्योंकि जो 5 है उसको उसकी डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में उसका 0 और 5 आता है। अगर मैं बात करूँ 10 से, तो आपका ये 10 से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी नंबर अगर मैं 3 से चेक करना चाहूँ तो ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 1 और 0 का ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1, और जो 1 है वो आपकी 3 की टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये भी आपका एलिमिनेट होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है 100। 100 आपका हो जाएगा 2 से, 5 से, 10 से, लेकिन अगर मैं 3 से बात करूँ तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जो आपका 100 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा और बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल भी नहीं होगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब बताइए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन। तो इसीलिए इसका जो आंसर है 48 क्वेश्चन का वो क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि 2520। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका है 49th क्वेश्चन। तो आपका 49th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो है आपका, इसको इवेलुएट करना है और हमें निकालना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12.5। इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो बोर्डो मास का रूल होता है उसको फॉलो करना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बोर्डो मास है वो होता क्या है। तो यहाँ पर ऐसे बोर्डो मास है, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, यानी कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद में ओ का मतलब हो गया ऑफ, यानी कि हमें जो गुणा वाली चीज़ है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको डिवीजन करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में फिर एडिशन करना है, फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ब्रैकेट है उसमें कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुआ है। अगर बात करूँ ऑफ का, तो ऑफ का भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद आपका क्या आता है डिवाइड, आपका इसमें डिवाइड यूज़ हुआ है कहाँ पर, आपका ये 21 और 7 के बीच में, यहाँ पर आपका डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले डिवाइड करना है। ठीक है, जब आपने 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3। मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इसको आपको मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 17.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 52.5। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरा आंसर आया है 37.5। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है कि इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया कि माइनस माइनस आपके होते हैं प्लस, तो मैंने इनको ऐड किया। उसके बाद जब आप 52.5 में से 40.5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12। तो इसीलिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या एक छठवां बाग है। यानी कि यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि एक बाग है, उसमें वृक्षों की संख्या जितनी भी है उसका अगर हम एक छठवां भाग निकालें तो आपको जो नीम के वृक्ष हैं उसकी संख्या निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो आपके टोटल ट्रीज है उस बाग में, उस बगीचे में कितने हैं, एक्स हैं। अगर मुझे नीम के वृक्षों की संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसमें एक्स में, यानी कि जो टोटल नंबर्स ऑफ ट्री हैं उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 1/6 का। तो आपके जो नीम के नंबर्स हैं वो निकल आएंगे। जो नीम की संख्या है वो आपकी निकल आई x/6। आधे वृक्ष अशोक के हैं और अशोक के वृक्षों की संख्या निकालनी है तो आपको उन टोटल नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आपके पास में अशोक के नंबर जो है वो कितने निकल के आ गया, x/2। और फिर आगे बोला हुआ है आपको और शेष यूकेलिप्टस के हैं। आगे पढ़ते हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, आपको बता दिया गया है कि जो नीम के वृक्ष है उनकी संख्या है आपको दे रखी है 5,
तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। अगर हमें निकालने हैं बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने हैं, और यहाँ पर आपको 3 टाइप के वृक्ष बताए हैं उस बगीचे में। पहला है आपका नीम, फिर आपका अशोक, और उसके बाद में आपका है यूकेलिप्टस। तो अगर हमें अशोक और नीम के वृक्षों की संख्या पता चल जाए तो यूकेलिप्टस की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको पहले से ही दे रखा है कि जो नीम के वृक्षों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। और अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से लगाएं तो उसकी संख्या निकल कर कैसे आ जाएगी, x/6। तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी आपकी नीम की संख्या निकल के आएगी और इससे भी आपके जो नीम ट्रीज है उनकी नंबर्स निकल कर आएंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आपकी 30। कैसे कि ये आपका डिवाइड में वहां गया, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई 5 6 30। तो जो आपका 30 है वो क्या निकल के आया, आपका 30 निकल कर आए हैं टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन। यानी कि गार्डन में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं तीनों को मिला के वो कितने हैं, आपके 30। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ। आपको पहले से बता रखा है कि जो नीम के ट्री हैं वो कितने हैं, 5। अशोक के पेड़ मुझे निकालने हैं। अशोक के पेड़ की कंडीशंस कैसे निकल के आएगी कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है उसको आप कर दीजिए हाफ। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपके निकल कर आए 30, 30 का हाफ किया तो यानी कि 15 आपके हैं अशोक के पेड़, किसमें, उस गार्डन में, और 5 है आपके नीम के पेड़। इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आपका आ गया 20, यानी कि दोनों पेड़ों को मिलाकर 20 जो ट्रीज हैं वो होते हैं आपके नीम और अशोक के। हमें किसके निकालने हैं इस क्वेश्चन में, यूकेलिप्टस के। तो यूकेलिप्टस के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, 20 को। तो जब 20 को माइनस कर दे तो आपको जो यूकेलिप्टस के ट्रीज हैं वो कितने निकल कर आ गए, आपके 10। तो इसीलिए जो आपका इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन है वो आपका होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 51 क्वेश्चन। तो आपका 51 क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, हमें समय निकालना है। आपको क्या करना है कि 29 अगस्त को वो चली, ठीक है, फिर 30 को पूरा चलेगी और कब पहुंच रही है, आपकी 31 को पहुंच रही है। तो आप देखिए आपको कब, ये 16:30 का मतलब हो गया कि वो शाम के 4 बजे चली है। ठीक है, शाम के 4:30 बजे वो जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, यानी कि शाम के 4:30 बजे जो ट्रेन है वो चली। उसके बाद में आप लगा लीजिए शाम के 4:30 से आपके 30 तारीख के 4:30 बजे तक शाम के कितने टाइम हो जाएगा, आपका 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में आपको ये बोल रहा है कि वो 8:45 बजे पहुंचती है। 8:45 पर 31 को वो क्या पहुंच जाती है, यानी कि जो दूसरा दिन यानी कि 31 को वो शाम तक नहीं जाएगी, वो सुबह के टाइम में पहुंच जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम का 4:30 लगाया। सुबह के टाइम का 4:30 मतलब समझ रहे हो, सुबह, और ये जो टाइम है ये आपका है शाम का, यानी कि 29 अगस्त को वो शाम के 4:30 बजे चलेगी। 30 अगस्त तक 4:30 बजे तक उसका मतलब इसने 24 घंटे कवर कर लिए। उसके बाद में अगर मैं 31 तारीख की बात करूं, सुबह के 4:30 बजे तक उसने कितने आवर्स कंप्लीट कर लिए, 12 आवर्स। ठीक है, लेकिन वो अभी भी नहीं पहुंची। अब उसका कब पहुंचेगी, अब 4:30 बजे तक तो आपका हो गया कितने, आपके टोटल आप कर लीजिए, ये आपके हो जाएंगे 36 आवर। अभी तक वो 36 आवर कवर कर चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं। पहुंचेगी कब, अब पहुंचेगी कब, 8:45 पर। तो आपका करना है, आपको 4:30 से आपको 8:45 पर मूव करना है। तो आप दिखाइए आपके 5:50, 6:30, आपका 4:30 से जगह 5:30, 6:30, 7:30 और ये आपका 8:30। ठीक है, यानी कि ये 4 आवर्स आपके और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 आवर्स और ऐड हो गए इसमें। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं पहुंची। अभी कितना टाइम लगेगा, उसे और 15 मिनट्स लगेंगे उसके उसी टाइम पर पहुंचने में, यानी कि 8:45 तक पहुंचने में उसे और कितना टाइम चाहिए, 15 मिनट्स चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसका ऐड कर लीजिए। तो जब आप 36 में 4 आवर्स और ऐड कर देंगे तो आपके हो जाएंगे 40 आवर्स। ठीक है, और आपके ये 15 मिनट्स, तो आपको कितना टाइम लगेगा टोटल, 40 घंटे, यानी कि 14 आवर्स और आपके 15 मिनट्स। तो इसीलिए जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपके 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। लॉन्ग मेथड आपको लग रहा होगा समझाने में, लेकिन अगर आपको आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी ये आंसर्स हो जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 52 क्वेश्चन। तो 52 क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो लंबाइयाँ दे रखी हैं उसको एक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटता हुआ क्रम मतलब जैसे सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरीके से हमें सबको निकालना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हाँ सॉल्व तो हमें करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में अगर हमने करेक्ट आंसर लगा लिया तो हमारा 1 मार्क्स पक्का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको पता होगा कि जो भी आपकी यूनिट दे रखी होती है उनको हमें अदर यूनिट में कैसे चेंज
करना होता है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका होता है, यानी कि सबसे पहले बीच में आपका होता है मीटर, या फिर आपको यहाँ पर आपका मीटर में दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में मीटर लिखा है। उसके बाद में आपके इसके लेफ्ट साइड में होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपके राइट हैंड साइड की तो उसका होता है किलो, हेक्टो, डेका, और बीच में आपका मीटर। यानी कि इसी से जो आपके सारे यूनिट्स है उसको कैसे चेंज करना है, किसमें जाना है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, जब आप मीटर से इधर साइड जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर में आपके कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी कि जब आप मीटर से मूव करेंगे डेसीमीटर तक तो आपका कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा। जब आप मूव करेंगे मीटर से सेंटीमीटर तक तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप मूव करेंगे मीटर से मिलीमीटर की ओर तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है कि 10 का डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इजिकल्स टू आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। कैसे आया, वो इसी फॉर्मूले के थ्रू आपका वो निकल कर आता है। मान लो मैं बोलूँ कि आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर 10, फिर 100, फिर 1000, यानी कि 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि आपका हो जाएगा 1 मीटर इजिकल्स टू 1/1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा मुझे, 1/1000 किलोमीटर। हमें क्या करना है कि हमें 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालने के लिए जो भी अदर नंबर्स हैं उसको हमें उसके सेकेंड साइड में भेजना होगा। तो मैं कर रही हूँ कि 1000 को भेज रही हूँ इसके पास में। जब 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपका निकल के आएगा कि 1 किलोमीटर इजिकल्स टू आपका कितने हो जाएंगे, 1000 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से तो मैंने आपको बता दी कि यूनिट की वैल्यू आपको कैसे निकाली है। और मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं कौन किससे बड़ा है वो सब देखने के लिए आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मीटर में रखती हूँ, यानी कि सारी चीज़ों को मुझे इसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8 मीटर, यानी कि ये तो आपका पहले से ही मीटर में है तो इसे तो हमें कुछ करना नहीं होगा। लेकिन है कि 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस 8 सेंटीमीटर को और 80 डेसीमीटर को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हम जानते हैं, अभी मैंने वैल्यू को निकाल के बताई थी कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका होता है 10 डेसीमीटर। तो मैं इससे, यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या करती हूँ कि मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ एक, यानी कि 1 डेसीमीटर की। तो आपका वो 1 डेसीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको क्या है कि इससे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपकी 1 डेसीमीटर की वैल्यू है 1/10 मीटर, अगर मैं बात करूँ आपके 80 डेसीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो 80 डेसीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 80 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपके क्या हो जाएगा, ये मीटर में निकल आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपके 8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि आपका जो 1 मीटर इजिकल्स टू आपका होता है 100 सेंटीमीटर। कैसे निकल के आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ देखिए कि आपको मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर के पास में। तो जब आप 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यानी कि यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 10 यानी कि 100। तो यानी कि 1 मीटर इजिकल्स टू आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप इसमें क्या करिए, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल आएगी, ये जो 100 है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर। ठीक है, तो आपकी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/100 मीटर। तो इस तरीके से जब आपकी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल कर आई है 1/100 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर जाएगी, 8 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 8/100 मीटर। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए ये भी आपका किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब इसका सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसके 0 से ये कट गया, यानी कि ये आपका हो गया 8 मीटर, प्लस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.08, क्योंकि आपको पता है कि जब 2 0 नीचे होती है तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट किसमें से हो जाएगा, मीटर में। तो ये आपको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 8.08 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी वैल्यूज हैं आपको सबको चेंज करके देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि थोड़ा आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से आपका जो कौन सा ऑप्शन है जो हो सकता है। मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने आपको एक वैल्यूज को चेंज करना बता दिया है, कैसे चेंज करना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि ऐसे सबको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा है जो कि आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 53। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। ठीक है, प्रतिचित्रण मीन्स मैपिंग, यानी कि जो हम प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स में मैपिंग कराते हैं बच्चों से, तो उसका जो बेनिफिट है, यानी कि उसका क्या प्रयोजन है, इसकी क्या प्लानिंग है। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। थर्ड है आपका विषय को सरल और रुचिकर बनाना। फोर्थ आपका है कि संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए और बी, सेकेंड ऑप्शन है आपका बी और सी, थर्ड ऑप्शन है आपका ए और सी, और फोर्थ ऑप्शन आपका है ए और डी। तो यहाँ पे से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि त्रिविध विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और जो अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, ये इसका जो मुख्य प्रयोजन है। अगर मैं बात करूँ कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगर डी ऑप्शन की बात करूँ तो ये आपकी संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, तो ये ऑप्शन भी आपका इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो आपका 54th क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यानी कि एक 180 मीटर तार है जिसको किसका रूप दिया गया है, आयत यानी कि रेक्टेंगल का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई आपको बताने की क्या होगी, यानी कि आपको चौड़ाई यानी कि आपको ब्रेथ दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। एक तार को मोड़कर उसको आयत का यानी कि रेक्टेंगल की शेप दी गई है। यानी कि यहाँ मैं बात करूँ कि जो आपका रेक्टेंगल है वो आपको तार यहाँ से लगाने के बाद में शुरू किया गया और यहाँ पर आकर आपको खत्म कर दिया गया, तो ये चीज़ क्या होगी, आपकी किसी भी शेप का पेरीमीटर होगा। तो यानी कि जो आपका पेरीमीटर है, मैं बोलूँ आपको जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें इनकी दोनों यूनिट आपकी सेम है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। आपको क्या लगाना है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आपको कितना दे रखा है ये पेरीमीटर, 180 मीटर। आपको लंबाई यानी कि ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ब्रेथ पुट कर दीजिएंगे और आपको क्या बोला है, आपको l निकालनी है। तो ब्रेथ आपकी कितनी है 30, तो मैं यहाँ पर 30 पुट कर देती हूँ। तो ये आपकी 30 ब्रेथ हो गई और ये आपकी 180 मीटर। तो ये आपका 2l प्लस, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये आपका हो जाएगा 60। ये आपका 180 2l, जब आप इसको मैच करेंगे वहाँ जाकर तो आपका हो जाएगा वो 120 यानी कि l की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 12। तो यानी कि जो 60 है वो आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी मेस है, इनकी सबकी जो यूनिट है, चाहे वो ब्रेथ हो चाहे पेरीमीटर हो, सबकी यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको आंसर भी जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 55 क्वेश्चन। कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो इन क्वेश्चन आपको रखा है कि सेकंड क्लास के बच्चे को क्या बोला कि 44 लिखिए, आप 44 लिख लिए। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 44 की जगह पर क्या लिख दिया, आपका 404 लिख दिया। तो इस चीज़ के लिए जो अध्यापक है उसको वो कैसे संबोधित करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा है। जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। नहीं, ये ऑप्शन तो आपको लग ही रहा है कि हाँ ये तो बच्चों की दृष्टि से सही हो ही नहीं सकता। उसके बाद मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बच्चों के हिसाब से तो यही क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम उनसे बोलें कि नहीं बच्चों आप जाओ सही उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करो, तो ये ऑप्शन तो आपका खुद ब खुद गलत हो जाता है। अगर मैं मूव करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे। अगर हम जो टीचर है वो कॉपी में सही उत्तर लिख देंगे तो आगे भी उनको ये प्रॉब्लम आएगी। जब भी बच्चों से बोला जाएगा तब भी वो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं उनको स्थानीय मान यानी कि जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनका एक तरीके से ज्ञान नहीं है। तो जब तक हम उन्हें ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो उनकी कॉपी में हम उत्तर सही लिखने के बाद में हम ये चीज़ उनमें डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। इनकी तीनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। आप फोर्थ ऑप्शन में मूव करते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ है कि आपको एक्सप्लेन करने हैं जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होते हैं किसके यूज से, कॉन्क्रीट मटेरियल के यूज से। यानी कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं देख सकते हैं वैसी चीज़ों को आपको यूज़ करके एक्टिविटी के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसको हम 44 ही क्यों लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनके बारे में आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसमें क्वेश्चन बोला है कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विषय है जो प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है, या फिर जो प्राइमरी लेवल का हमारा जो मैथमेटिक्स कैरिकुलम है उसका पार्ट नहीं है। तो आप देखिए क्या प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न, या फिर आपका अनुपात यानी रेशियो, या फिर आपका चौपड़ यानी कि टेंसिलेशन, या फिर आपका सममिति यानी कि सिमेट्री। तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी क्लासेस की वर्क्स होती है उसमें आपको ये प्रतिरूप यानी पैटर्न्स भी दिखते हैं, चौपड़ यानी कि जो टेस्लिंग्स हैं ये भी आपको दिखते हैं,
उसके बाद में सभ्यता यानी कि सिमेट्री क्वेश्चंस भी दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में प्राइमरी लेवल पर पढ़ा है? यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो आपका मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। जो 57th क्वेश्चन आपका है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो बिना फॉर्मूला यूज करे जो एक टीचर है वो कैसे बता सकता है कि जो 2 डिफरेंट डायमेंशंस वाले रेक्टेंगल है उनका जो एरिया है वो सेम होगा। ठीक है, तो यानी किन चीज का आप यूज करके आपको ये चीज को बता सकते हैं। तो फर्स्ट आपका है कि पैमाने का यूज करके आप इसको समझा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सेकंड ऑप्शन आपका है ग्राफ पेपर का यूज करके, सी है आपका धागा का यूज करके, डी है आपका टाइल का यूज करके। यानी कि या तो पैमाना यूज करके बता सकते हैं या ग्राफ पेपर यूज करके या धागा या टाइल। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है कि केवल सी यानी कि केवल धागे का यूज करके बता सकता है इस चीज का। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 ए और डी, यानी कि जो डिफरेंट डायमेंशन वाले 2 रेक्टेंगल है उनका एरिया सेम होगा। ये आपका ए और डी यानी कि पैमाने या फिर आपके टाइल की हेल्प से बता सकता है। उसके बाद मैं मूव करूँ, केवल बी का मतलब है कि जो टीचर है वो बता सकता है केवल ग्राफ पेपर का यूज करके। या फिर फोर्थ ऑप्शन जो कि आपका है बी और डी का मतलब होगा कि वो ग्राफ पेपर और आपका टाइल का यूज करके इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बच्चों को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 57। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 58। तो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सी अति महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए जो बनाई जाने वाली जो पाठ्य योजना है इनकी लेसन प्लान है का महत्वपूर्ण में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू होगा। सबसे पहला है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। सेकंड ऑप्शन आपका है कि क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना कहाँ से आपका सही हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन रखा है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, कि जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका जो अनुक्रम दे रखा है यानी जिसका जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना। उसके बाद में आपका फोर्थ ऑप्शन है कि गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रस्तुत करना यानी कि प्रेजेंट करना, ये आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी बच्चों की बात आ जाए और जहाँ पर बच्चों के हित के बारे में बात की जा रही हो, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला हुआ है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो विद्यार्थियों को अवसर दिए जा रहे हैं, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्यों है, मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर पूछा है कि गणित में अगर बच्चे की उपलब्धि कम है तो उसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि गणित का स्वरूप, जो गणित का स्वरूप है वो, या फिर सेकंड है आपका कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, कि व्यक्ति की जो खुद कितना सीख पाता है उसकी वो क्षमता, या फिर आपका लिंग यानी कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ पाती हैं जो लेकिन लड़के हैं वो सही से पढ़ पाते हैं, ये कारण हो सकता है। या आपका फोर्थ ऑप्शन रखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मूव कर लेते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से अगर हमें ये समझना है कि जो 1/4 है वो आपके 1/3 से छोटा होगा तो इनमें से कौन सी योजना है वो सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन रखा है कि डायनेस ब्लॉक्स का प्रयोग, सेकंड ऑप्शन आपको रखा है कि संख्या चार्ट का प्रयोग, थर्ड ऑप्शन आपका है कि लघुत्तम समावर्ती विधि का प्रयोग, और फोर्थ ऑप्शन है कि कागज की पट्टियों का प्रयोग। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी लेवल पर जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो मोस्टली जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू सिखाई जाती हैं। तो जहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है आपको वो चीज़ को लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके आप अगर ये बताएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन यानी कि कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने बाकी की 15 क्वेश्चंस की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप सीटेट 2020 के पेपर में बैठेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं तो कैसे उन्हें सॉल्व करना है आपको एग्जैक्टली सब कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा।
और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।